खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा की यह स्पेशल सीरीज खास मुलाकात। इसमें हम आपको काशीराम जी पे अभी एपिसोड चल रहा है, तो उनसे जुड़े जो लोग हैं उनसे मिलवाते हैं। तो आज आपको लिए चलते हैं गुजरात। गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं बीएम पटेल साहब। बीएम पटेल साहब का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। सरकारी नौकरी में रहे और जब वो नौकरी में तभी उन्होंने बहुजन कल्याण संघ बनाया था। और इसके अलावा कई तरह के सामाजिक एक्टिविटीज में शामिल रहे हैं। और काशीराम जी ने इनको बाम सेफ का पहला प्रभारी गुजरात बनाया था। एम आई राइट सर? फर्स्ट कन्वीनर गुजरात से। पहला कन्वीनर बनाया था बामसेफ का, फर्स्ट कन्वीनर। हाँ, फर्स्ट कन्वीनर ऑफ गुजरात का कन्वीनर बनाया था बामसेफ का। और आपने बड़ौदा में पहली बार मीटिंग कराई थी काशीराम जी की। जी। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आप 70 से ही, मतलब 70 के दशक थे, 77 78 से काशीराम जी के साथ जुड़े रहे। जी। कब तक रहे, कैसे रहे, थोड़ा बताइए उनके बारे में। मैं जब बड़ौदा सर्विस करता था जी सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में, मैं इंस्पेक्टर था जी। पर कुछ कास्ट हेट्रेड के वजह से कई अफसरों ने मुझे हियर से एलिगेशन में फंसाकर मुझे सस्पेंड करवा दिया था। ओके। तो मैं सस्पेंड चल रहा था। मैं 1966 से अम्बेडकराइट प्रवृत्ति करता था। मैंने बाबा साहब का जीवन चरित्र पढ़ा था और 1966 में, मैं 1964 में नौकरी पर लगा और 1966 में मैंने बाबा साहब का ऑटोबायोग्राफी जीवन चरित्र पढ़ा। वो पढ़ने से मुझे एक इंसिडेंस उनका ऐसा लगा कि बाबा साहब ने आगरा में रोते हुए कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। ये बात मुझे बहुत अखर गई, क्योंकि इतने अच्छे डिपार्टमेंट में मुझे नौकरी मिली वो बाबा साहब के वजह से मिली थी। तो मैं सोचा कि मैं निश्चय करता हूं, मैं कभी बाबा साहब को दगा नहीं करूंगा, दगा नहीं दूंगा। मैं बाबा साहब को समर्पित मैं रहूंगा। तब से 1966 से मैं इस प्रवृत्ति में जुड़ गया, अम्बेडकराइट प्रवृत्ति में। साथ में मैं बौद्ध धर्म की भी प्रवृत्ति में जुड़ा था। दोनों प्रवृत्ति में साथ करता था। मैंने उस टाइम पर एक अम्बेडकर स्टडी सर्कल नाम का एक ग्रुप बनाया था। हमारे लाइक वाइज हमारे जो थे अम्बेडकर स्टडी सर्कल। किस साल? 1966 में। ओ 1966 में मैंने अम्बेडकर स्टडी सर्कल बनाया था और वो अम्बेडकर स्टडी सर्कल के द्वारा हम पूरे अहमदाबाद में, तब तो मैं अहमदाबाद में रहता था, तो पूरे अहमदाबाद में हम बाबा साहब के विचारों को फैलाने के लिए हम लोग 40 मोहल्ले में शाम को मीटिंग करते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे बाबा साहब के बारे में। बाद में हमने जो 14 अप्रैल जब आती थी, तब वो अच्छे अच्छे जो प्रबोधनकार है उनको हम बुला के एक प्रोग्राम बनाते थे बाबा साहब के 10 दिन का प्रोग्राम। उनको सब्जेक्ट देते थे, अच्छे जो भी होते थे जो प्रबोधनकार, उनको बुला के हम सब्जेक्ट देते थे और 10 दिन तक हम 14 अप्रैल को इस तरह से मनाते थे। फिर मेरी बदली हो गई बड़ौदा, नहीं सावली, एक तालुका प्लेस है तालुका, तहसील प्लेस है और बहुत पछात था। वहां मुझे इंस्पेक्टर की पोस्ट में सिलेक्ट हुआ और मुझे सावली में, वो तहसील था पर बहुत ही ऐसे बैकवर्ड एरिया था, तो मैं वहां गया। मैं पहली पोस्टिंग मैंने वहां हुई मेरी इंस्पेक्टर की, तो मैंने वहां जाकर मैंने मकान की तलाशी की,
तो तलाशी की वजह में जब उन्होंने पूछा कि आप बीएम पटेल है, तो बीएम पटेल आप पटेल कौन से पटेल है? तो मैंने शेड्यूल कास्ट पटेल कहा, तो मुझे कोई मकान नहीं मिला। इन लोगों ने कहा कि ये तो शेड्यूल कास्ट है, अपना पटेल नहीं है, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हुई। पर कोई एक आर्य समाजी आदमी ने, पटेल ने मुझे अपना एक ऐसी जगह पे पड़ा था मकान खाली, वो मुझे रहने के लिए दिया और वहां मैंने सर्विस की। पर कास्ट हेट्रेड की वजह से मुझे वहां के लोगों ने मेरी हियर से एक एलिगेशन कर दिया कि पटेल साहब आए थे, हमारे साथ पैसा मांगा और ऐसा कंप्लेंट कर दिया और डिपार्टमेंट ने मुझे सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करके मुझे हेडक्वार्टर्स मेरा बड़ौदा बनाया, तो मेरा ट्रांसफर हो गया बड़ौदा, पर मैं उस टाइम पर सस्पेंड चल रहा था। इसलिए सर्विस नहीं होने की वजह से मैंने सोचा कि मैं कुछ करना चाहिए, तो मैंने एक बहुजन कल्याण संघ नाम की संस्था बनाई। मेरा विचार था कि जो भगवान बुद्ध का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो वो नारा है, उसको ही मैं उस शब्द को लूं मैं, तो मैंने बहुजन कल्याण संघ नाम की संस्था बनाई और पूरे बड़ौदा में, आसपास के गांव में, और हम बड़ौदा में बहुत मीटिंगें लेता था, तो वहां मैं बहुत फेमस हो गया था। तो ये साल है 77 की, 1977। तो मैं जब मीटिंग में लेता था, तब एक आदमी आया मेरी मीटिंग में और खड़ा होके बताया कि मैं श्री राम खोबरागड़े हूँ और मैं बामसेब का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मुझे कुछ बामसेब के लिए बोलना है। तो मैंने उनको चांस दिया कि बोलिए आप जो कहना चाहते हैं। तो उन्होंने अपना कुछ वक्तव्य दे दिया बामसेब के बारे में, तो मैंने उनको सुना, सब लोग ने सुना, तो इनकी बात हमें अच्छी लगी। इनके आपने तो बहुत अच्छी बात, जो मैं कुछ करना चाहता हूँ वही आपकी बातों में आता है, तो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। तो उसने कहा देखो साहब, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, पर यदि आप कांसीराम साहब को बुलाते हैं, उनकी मीटिंग करते हैं, तो मैं कांसीराम साहब को भेजूं। तो उन्होंने फिर मान्यवर कांसीराम साहब को भेजा। एक महीने के अंदर मैंने उनकी मीटिंग करवाई और जब कांसीराम को सुना मैंने, तो मेरा पूरा नजरिया ही उनकी तरफ हो गया, उनको मैं समर्पित हो गया कि ये आदमी कोई कोई कमाल की बात करता है और उनकी जो बात है वो इतनी शानदार और प्रभावी है और लोगों के दिल में चुभ जाती है। तो मैं भी उनको समर्पित हो गया। बहुजन कल्याण संघ, मैंने वो संस्था फिर मैंने ये इसमें मर्ज कर दी, मैंने बंद कर दिया और कांसीराम साहब के साथ मैंने इनसे नाता जोड़ा। फिर माननीय कांसीराम साहब ने बोले कि यदि आपको बामसेब से जुड़ना है तो आपको कैडर लेना पड़ेगा, आप कैडर लेंगे तो बामसेब में जुड़ सकते हैं। तो मैंने कहा मैं कैडर लेने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा सा स्थिर हो जाइए, आपका मोबाइल हिलता है या आप हिल रहे हैं? हाँ हाँ, स्थिर हो जाइए। हो गया? हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ। तो मैंने साहब को कहा कि मैं कैडर लेने के लिए तैयार हूँ। किस साल की बात है? साहब ने कहा कि मुझे बात है 1977। ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो साहब ने मुझे बताया मुझे अहमदाबाद में मीटिंग करना है, तो मैं वहाँ एक्टिविटीज करता था अहमदाबाद। तो मेरे साथियों को मैंने बताया कि भाई मैं कांसीराम साहब के नाम का एक व्यक्ति को मैं अहमदाबाद ले आ रहा हूँ, आप उनकी मीटिंग अरेंज करो। तो मैंने दोपहर के साहब के साथ में अहमदाबाद आया और गुजरात में पहली बड़ौदा हुई और उसी दिन शाम को मान्यवर कांसीराम साहब की मैंने अहमदाबाद में मीटिंग कराई। उनकी बात से बहुत लोग प्रभावित हुए साहब से बात के साथ। तो ये लोगों ने फिर कहा कि भाई ये आदमी तो बहुत कुछ अच्छा बोल रहा है। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो बामसेब में जुड़ जाता हूँ, यदि आपको भी जुड़ना है तो मेरे साथ दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि कैडर लेना पड़ेगा, तब हम जुड़ सकते हैं। तो 8-10 जो जवान मेरे साथी थे वो तैयार हो गए और 1977 में मैंने दिल्ली जाकर हमारे साथियों के साथ मैंने कैडर कैंप अटेंड किया।
कैडर कैंप अटेंड करने के साथ बाद मुझे माननीय काशीराम बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे। मेरा जो काम, मेरा जो प्रभावित हुए थे बहुत काशीराम साहब उस टाइम पर। तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि पटेल साहब फिर से मैं बड़ौदा आता हूँ और आप मीटिंग कीजिए, अब आपका नाता और हमारा जुड़ गया है, तो आपको दिल्ली भी आना आता ही रहना पड़ेगा और बड़ौदा में भी हम काम आपके द्वारा ही शुरू कर रहे हैं। तो साहब ने फिर मैंने उनकी 2 महीने के बाद फिर से मीटिंग करवाई और उस मीटिंग में मुझे पामसेप का कन्वीनर बनाया गुजरात का। पर उस टाइम पर हुआ क्या कि जैसे मुझे 1 महीना हुआ और मेरा जो मुझे सस्पेंशन मेरा चल रहा था, तो इन लोगों ने मुझे डिसमिसल ऑर्डर दे दिया। तो उसके पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि जब मैं सस्पेंशन चल रहा था तो साहब जानते थे कि मैं सस्पेंड हूँ। तो उन्होंने, काशीराम साहब ने कहा कि पटेल साहब ऐसा करो, आप दिल्ली आ जाओ और बहुगुणा जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर है वो मेरा दोस्त है और आपका निपटारा उनके साथ में मिलकर आपकी ये जो एक गलत आपको किया है और परेशान किया है, तो मैं आपका वो निपटारा कर देता हूँ। तो मैंने साहब के बताए मुजब मैं 7-8 दिन की वो नक्की करके मैं दिल्ली गया और साहब से मिला। पर जिस दिन हेमंत नंदन बहुगुणा जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो डेट काशीराम साहब ने फिक्स करी थी कि भाई मैं आपसे मिलने इस तारीख को आ रहा हूँ। तो उस तारीख जब मैं नजदीक आई, उसके पहले हेमंत नंदन बहुगुणा का वो मिनिस्टरशिप ऐसे उनसे उनका चार्ज ले लिया गया और ये फाइनेंस मिनिस्टर के पद से उनको हटा दिया गया। तो माननीय और काशीराम साहब बोले, करे पटेल साहब आपके लिए मैंने किया था, पर ये तो फाइनेंस मिनिस्टर तो चले गए, अब क्या करेंगे? तो मैंने कहा कोई बात नहीं साहब, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ये हियर से एलिगेशन है, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ऐसा करके मैंने तो उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। पर जब तो ये समय आने पर जब मैं काशीराम साहब के साथ काम करने लगा, मीनवाइल 2 महीने में मुझे डिसमिसल ऑर्डर दे दिया। तो काशीराम बहुत सख्ते में आ गए, अरे पटेल साहब आप तो वैसे आप ठीक है, आपका मेंटल पावर भी अच्छा है, आप सस्पेंशन होते हुए भी आप घर का ख्याल नहीं करते हैं, बच्चे परेशान हैं, आपकी बीवी परेशान है, पर आप इस तरह से जुड़े हुए हैं, हम आपको अब ज्यादा परेशानी नहीं देना चाहते हैं, आप हमसे जुड़े रहिए। पर आपको जो आपका जो हमने किया है तो उसमें हम आप हमें आपका जो अभी डिसमिसल ऑर्डर है, मतलब आपको तो पगार वो सब्सिडेंस अलाउंस जो मुझे सस्पेंशन का मिलता था वो भी अब तो नहीं मिलेगा, इसलिए आप जरा आप घर को संभालें। तो मैं माननीय काशीराम से कहने के बाद मैंने ये कन्वीनरशिप, तो साहब ने बताया कि भले आप है पर आप अपना पूरा संभाल के फिर हमसे जुड़ो। तो मैंने ये हियर से एलिगेशन था, जैसे मुझे डिसमिसल ऑर्डर दिया तो उस टाइम पर ये योगेंद्र मकवाना साहब जो गुजरात से मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने मैं जब बड़ौदा आए तो हमारे डिपार्टमेंट में वो इंस्पेक्टर थे और इंस्पेक्टर की पोस्ट से सीधे मिनिस्टर बने थे। ये जब इंदिरा गांधी जब फिर से पावर में आई ये इमरजेंसी के बाद, तो योगेंद्र मकवाना का उनको मिनिस्टर बनाए और वो भी ये गृह प्रधान बनाए थे, राज्य गृह प्रधान, और उनका बहुत ही मान सम्मान था। तो उन्होंने फिर मुझे मेरी बात वो जानते थे, मैं जब दिल्ली जाता था तो मैं योगेंद्र मकवाना को मिलता था, तब वो राज्यसभा के एमपी थे और मेरे मित्र भी थे। तो वो कहते थे पटेल मैं ये डिपार्टमेंट को जानता हूँ और ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तो ये भले केस कब कुछ नहीं है फिर भी। पर जब साहब गुरु प्रधान बने और बड़ौदा में वो आए, हमारे डिपार्टमेंट ने उनको सम्मान के लिए बुलाया था कि इंस्पेक्टर हमारा ये मिनिस्टर बना है। तो मुझे मैं
जब बड़ौदा आए साहब, तो मैंने उनसे मिला, मैं को साहब मुझे तो सर डिसमिस कर दिया है। तो बोले कोई बात नहीं है, अब मैं आया हूँ और आपका जो भी तकलीफ है वो सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे फिर से रिइंस्टेट किया और मेरा जो भी पीरियड था वो सब ड्यूटी पीरियड बना के मुझे नौकरी पर ले लिया वापस। तो साहब ने उस टाइम पर मकवाना साहब ने भी हम मेरे साथ मेरे लिए कुछ मदद की और मैं फिर से डिपार्टमेंट में आ गया। पर उसका टाइम ज्यादा हो गया, तो मैं साहब से जुड़ू उसके पहले तो साहब ने DS4 बना दिया। DS4 में साहब ने संघर्ष चालू किया और चुनाव भी लड़ने लगे। तो मैं सोचा कि मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और गवर्नमेंट सर्वेंट के नाते मैं DS4 में तो नहीं जुड़ सकता। फिर साहब ने 84 में बना दिया ये BSP बहुजन समाज पार्टी। तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट के होने के नाते मैं BSP में भी नहीं जुड़ सका। पर मैं सतत साहब के साथ जुड़ा रहा और डिपार्टमेंट में मैं मुझे सब जानते थे कि ये आदमी BM पटेल मायावती और कांशीराम का आदमी था है। तो मुझे ऊपर से डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर थे यूपी से ज्यादातर आते थे बाहर से, तो वो तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देने लगे और वो चाहते थे कि भाई हमारा मेरी फ्रेंडशिप भी चाहते थे कि ये बहन मायावती से ये मिला सकते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम है तो हम उनसे कह सकते हैं। तो ऐसा मैंने एक थोड़ा प्रयत्न भी किया था, उनका एक रिप्रेजेंटेशन था कमिश्नरों का सुपर क्लास 1 का। तो मैंने कांशीराम के साथ मिला के उनका वो रिप्रेजेंटेशन दिलवाया था। तो मेरा तो डिपार्टमेंट में बहुत ही सम्मान था और मैं जब भी साहब आते थे अहमदाबाद में तो मेरा उनका रहने का उनका उनका गाड़ी का ज्यादातर मैं ही प्रबंध करता था। तो साहब के साथ मैं बिल्कुल जुड़ा रहा। फिर एक मीटिंग तो मैंने ऐसी करवाई साहब की 1999 में कि साहब इतने खुश हुए पब्लिक को देखकर कि साहब 4.5 कलाक तक बोले थे। इतना उन्होंने इत्मीनान से वो मीटिंग अटेंड की पब्लिक को देखकर। उस टाइम पर तो वो जो कैसेट होती थी वो पुराने टाइप की थी, तो अभी भी मेरे पास पड़ी है वो। तो साहब मेरे से बहुत ही खुश रहते थे और उनके साथ मैं जुड़ता ही रहा और उनके साथ ही मैंने जो भी है साहब के साथ मैंने ये उनसे जो मेरा नाता रहा। हम मैं जब भी दिल्ली जाता था जुड़ने के बाद, तो हम रेगरपुरा करोल बाग की ऑफिस में मान्यवर कांशीराम साहब, मैं और 2-3 साथी हम खाना पकाते थे और हम साथ में खाते थे। इतना मुझे सौभाग्य मिला है। साहब भी बनाते थे, हम भी बनाते थे, रोटी बनाते थे और मैं हफ्तों भर मैं साहब के साथ रहा हूँ। तब बहन मायावती भी नई नई जुड़ी थी, तो उनसे भी मेरा दोस्ताना था। तो ये इस तरह से मुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं मान्यवर कांशीराम साहब के साथ लगातार सर्विस होने के बावजूद मुझे एक ऐसा सौभाग्य मिला कि मैंने उसकी सेवा की और गुजरात में बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने तन मन और धन लगाया। जो भी मेरा डिपार्टमेंट में जो भी मेरा पैसा आया, मैंने पूरा डिपार्टमेंट का वो जो पैसा मैंने ये BSP के के प्रोग्रेस के लिए मैंने वो उसको खर्च किया। मैंने 2000 की 2000 में मैंने अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन बुलाया था और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन का पूरा खर्चा मैंने दिया था और मैंने उठाया था। और अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा वो हुआ था कि भाई इतने सारे 20 देशों से बहुत साधु आए हैं और बहुत बड़ा जमावड़ा हुआ था। तब भी मैं नौकरी में तो चालू ही था, तो मैंने उसका भी एक अच्छा मैंने वो किया था। तो धर्म की सेवा, बौद्ध धर्म की सेवा और समाज की सेवा मैं पूरे तन मन धन से किया हूँ। वो मुझे खुशी है कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, आज मेरे बच्चे, मेरे 2 लड़के हैं। एक लड़का मेरा छोटा लड़का जो BSNL में जनरल मैनेजर है और दूसरा लड़का स्नेहल करके है, वो लड़का होजियरी गारमेंट बनाता है और मेरे साथ रहता है।
तो आज मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे अच्छी पेंशन मिलती है, मेरी घर की, मेरे बच्चों की सब मानसिक हालत अच्छी है और मैं सुख से अभी जीवन बिता रहा हूँ। और अभी मेरी उम्र 77 की हुई है, 77 साल की, पर मैं अभी भी चाहता हूँ कि मेरे से जो बने वो मैं करता रहता हूँ। बढ़िया सर, आप रिटायर कब हुए? मैं 2004 में रिटायर हुआ। अच्छा, ये 2000 कांशीराम जी गुजराती में भी पत्रिका निकालते थे, वहां कोई पत्र पत्रिकाएं निकली? जो उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, नहीं वो दिल्ली से छप के आई थी, पर थोड़ा टाइम के लिए गुजरात से निकाली थी, पर वो अच्छा, निकाली। सक्सेस नहीं गई। हाँ, हाँ, क्योंकि उनका पूरा जोर होता था पत्र पत्रिका निकालने पर। वो बहुत संगठन बनाने में, पत्र पत्रिका निकालने पर उनका पूरा जोर होता था। कितनी बार मिले होंगे आप कांशीराम जी से? काशीराम के बार तो मानो ना सैकड़ों टाइम मिला हूँ। जब भी साहब के साथ तो मैं जब गुजरात में आए तो मैं उनको मिलूं। उनके वहाँ वो जहाँ ठहरते थे, बम्बई ठहरते थे, वो मल्होत्रा का एक बंगला दिया था, वो कोई मल्होत्रा करके उसके साथ जुड़ा था, तो बस काशीराम साहब को वो बंगला दिया था, तो मैं वहाँ बॉम्बे भी जाता था। मेरा तो उनसे एकदम नजदीकी था। और मुझे एक और मौका मिला कि नागपुर में जब ये 14 अक्टूबर का जो ये धर्म परिवर्तन दिन है, उस दिन मुझे एक फंक्शन में मान्यवर काशीराम साहब अध्यक्ष थे और मुझे चीफ गेस्ट के नाते मुझे बुलाया था नागपुर में। तो ये भी मेरा सौभाग्य है कि मैं मान्यवर काशीराम साहब के साथ नागपुर में एक अच्छे फंक्शन में मैं साथ में बैठा हूँ और वो फोटो मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल भर जाता है। चुनाव लड़े? चुनाव लड़े आप? हाँ, मैं 2012 में बीएसपी के टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़ा हूँ। अभी पार्टी में हैं आप? मैं पार्टी में निष्क्रिय हूँ। मैं जुड़ा मतलब हूँ पार्टी माननीय काशीराम साहब के साथ, पर अभी जी, जो हालत चल रही है उससे मैं थोड़ा दुखी हूँ, इसलिए मैं पार्टी से अभी निष्क्रिय हूँ। पार्टी क्या से दुखी निकल क्या जी। क्या हालत, क्या हालत गड़बड़ है? वो पार्टी पार्टी अभी जो जिस तरह से बहन जी इस पार्टी का डिसीजन ले रही है, जिस तरह से पार्टी का काम हो रहा है, तो हमारा पार्टी का जो ग्राफ है बहुत नीचे आ गया है और गुजरात में तो एकदम नीचे आ गया है। मैं ऐसा कहता हूँ, मुझे कई लोगों बताते हैं, अरे पटेल साहब आपने इतनी मेहनत, तो कोई कांग्रेस और भाजपा में गए होते तो आज आप मिनिस्टर होते, और आप ये ऐसी पार्टी में क्यों पड़े रहे हैं। और मैं तो मिशनरी हूँ, इसलिए मिशनरी कभी लालच थोड़ी है, मुझे ना एमएलए बनना है ना एमपी बनना है। मुझे तो एक मैंने ऐसा लिया है पल कि भाई मैं बाबा साहब को दगा नहीं करूंगा, तो मैं नहीं करूंगा। होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन सर। आपसे बहुत बात करनी है अभी, इसलिए आपको तो अभी धैर्य से रहना है पूरा। पार्टी में गड़बड़ी चली, आप जो है बाम से भी टूट गया। मैं बामसेब से नहीं जुड़ा फिर, क्योंकि रजिस्टर्ड बामसेब जो हुआ, वो हाँ, रजिस्टर्ड बामसेब से मैं कभी नहीं जुड़ा। मैं वामन मेश्राम को मैं धिक्कारता था, क्योंकि अच्छा, खापड़े और मिस्टर जल्ली ने मान्यवर काशीराम साहब को दगा देकर रजिस्टर्ड बामसेब बनाया और बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब ने उसको कभी नकारा नहीं। इसलिए ये लोग बामसेब का नाम का उपयोग करके गुजरात में ये लोगों ने बामसेब बामसेब करके बहुत बड़ी मीटिंगें ले रहे हैं। मैं काशीराम साहब को कहता था कि साहब आप इनको नकारो नहीं, तो रजिस्टर्ड बामसेब है, आप क्यों इनको होने देते हैं।
पर साहब कुछ कहते नहीं थे। मैं बहुत बार उनसे कंप्लेन भी करता था कि रजिस्टर्ड बामसेफ को आपने क्यों चलने दिया है, आप इसको बताओ कि मेरा बामसेफ नहीं है, ये दगाबाज लोग है। पर साहब कुछ बोलते नहीं थे, इसलिए ये लोग बामसेफ का नाम यूज करके उन्होंने अपना खासी ये पैठ बनाई गुजरात में। तो मैं कभी कुछ ऐसी बात जो काशीराम जी ने आपको कही हो, कोई ऐसा संस्मरण, कुछ यादगार बातें जो आप मेरे दोस्तों को सुनाना चाहें? वैसे नॉर्मली बात होती रहती थी, पर साहब मेरे से इतने जब मैं मिलता था तो मुझे इतना प्यार मोहब्बत से बुलाते थे। और बाप साहब जैसे दूरी होने के वजह से मैं जब मिलता था तब तो उनके साथ हुजूम रहता था। पब्लिक इतनी होती थी कि मुझे भी इत्मीनान से उनसे बात करने का मौका नहीं मिलता था। कभी अकेले बैठे हो, कुछ बात उन्होंने कही हो? अच्छा, तो अब चलिए सर, अंतिम चलते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। क्या भविष्य देखते हैं काशीराम जी के आंदोलन का और पार्टी का? बहन जी जिस तरह से डिसीजन ले रही है तो मुझे पार्टी का भविष्य नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। और आंदोलन का? आंदोलन तो होता ही नहीं है। आंदोलन तो बहन जी कहती कि आंदोलन तो करना ही नहीं है। अच्छा। आंदोलन हम लोग करते हैं सड़क पे, सोशल हाँ एक्टिविस्ट है। जी अम्बेडकर नामा ये देखते हैं? जी मेरा चैनल देखते हैं अम्बेडकर नामा? हाँ ना देखता हूँ ना। अम्बेडकर नामा भी एक आंदोलन ही है, बौद्धिक आंदोलन। जी जी और मैं काशीराम अच्छी जी की बात। राय में। आप जैसे नौजवान और इतना अच्छा जो काम कर रहे हैं तो हमारा दिल बहुत अच्छा लगता है हमें कि मान्यवर मतलब के बाबा साहब के बाद और काशीराम साहब के बाद आज ऐसे तुम्हारे जैसे कई जो इस मुहिम में काशीराम साहब की और बाबा साहब की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जो आप लोग मेहनत करते हैं और वही आगे बढ़ा रहे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अम्बेडकर नामा के दोस्तों के लिए कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगे? आम्बेडकर नामा के दोस्तों के लिए यही मैं कहता हूँ कि हमें बलिदान देना है। बलिदान के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। माननीय और काशीराम ने बताया है कि जो कौम बलिदान नहीं देती है वो मिट जाती है, गुलाम हो जाती है। तो हमें बलिदान देने के लिए अब तैयार होना पड़ेगा, बलिदान ही देना पड़ेगा। अब जी। आंदोलन नहीं, बलिदान की बात करनी पड़ेगी। क्योंकि पुनः। आज ऐसी ताकतें खड़ी हो गई है देश में कि वो पुष्यमित्र सुंग जैसे लोग आ गए हैं अभी ये सत्ता पर। और जिस तरह से पुष्यमित्र सुंग ने बहुत साधुओं की कत्लेआम करवाई थी, आज यही लोग उनके ही वंशज जैसे हैं, वही लोग चाहते हैं कि बहुत बड़ी कत्लेआम हो और बहुत बड़ा ये समाज को जो अभी उठ रहा है वो समाज को अभी दबाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये फिर से गुलाम इनको वो बनाना चाहते हैं और इसीलिए निजीकरण करते हैं। और हम जो इस समाज को जो ये आरक्षण दिया है उसको भी खत्म कर रहे हैं। इनका शिक्षण में भी ये लोग ऐसा कर रहा है, शिक्षण जो है वो भी निजीकरण कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि ये समाज शिक्षा में आगे ना बढ़े और इनको दबाया जाए किस तरह से वो अभी वो ये आजमा रहे हैं। हम मुझे ऐसा लगता है कि आज की ताकत जो ताकत आज देश में अभी उभरी है उस ताकत को हमें हमें इस उनके सामना करने के लिए यदि बलिदान भी देना पड़े तो बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। बीच बीच में आपसे हम बात करेंगे अम्बेडकर नामा पे। तो ये थे बीएम पटेल साहब,
बाम साहब से जुड़े रहे शुरू से, और पहले गुजरात के स्टेट कन्वीनर थे। बहुत शानदार बातें आपने बताई हैं। तो दोस्तों, आप पटेल साहब को पूरा सुनिए और पूरे गुजरात में ही फैलाइए, पूरे देश में फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर, फिर मुलाकात होगी आपसे। जय भीम।